नमस्कार दोस्तों, 6 मार्च 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 4 के 4 डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें बहुत से आर्टिकल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे बात हो रही है कि जो रिसेंट अक्टूबर 2020 में मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी कट्स हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें चाइना का रोल है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि शायद ये अटैक हो सकता है कि चाइना के साइबर अटैक की वजह से आया हो। भारत सरकार ने इस चीज़ को क्लियरली माना नहीं है। हालांकि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जिससे लग रहा है कि हाँ भाई, भारत सरकार भी जानती है कि चाइना की तरफ से अटैक हुए हैं, बट ज़बरदस्ती भी भारत सरकार इस समय चाइना के अगेंस्ट बात नहीं करना चाहती, क्योंकि एलएसी पे डिसंगेजमेंट चल रहा है और इंडियन सरकार नहीं चाहती कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जाए इंडिया की तरफ से जिससे चीज़ें और ख़राब हो जाए। तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद यहाँ पे डिसंगेजमेंट हो रहा है, तो डिसंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए, बेटर रहेगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये भी बात की गई है कि पहले कौन कौन से साइबर अटैक्स इंडिया के अगेंस्ट करवाए गए हैं और इंडिया ने इन साइबर अटैक्स के साथ डील करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे रशिया यूरोप के रिश्तों की बात हो रही है, और रशिया यूरोप के रिश्तों की बात केवल आज के कंटेक्स्ट के नहीं, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी हो रही है। हिस्ट्री में किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है, किस हिसाब से रशिया के अंदर जो लिबरल्स हैं वो यूरोप की डेमोक्रेसीज वैल्यूज को अपने लिए खतरा समझते हैं, किस प्रकार से रशिया को सेग्रीगेट करने की कोशिश की है यूरोप ने, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो इसके कंटेक्स्ट में जो भी बातें कही गई हैं उसको देखेंगे। फिर न्यू स्पेस देखिए, एनएसआईएल ने जो भी रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे एमेजोनिया मन जो कि ब्राजील का सैटेलाइट है उसको भेजा गया है और 18 और सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। तो एनएसआईएल की यहाँ पे काफ़ी बात हो रही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे एनएसआईएल और एंट्रिक्स के बीच का फ़र्क क्या है, ठीक है, हमारे पीएसएलवी रॉकेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमारे इसरो ये जो न्यू स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड करके जो टीवी है, जो चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एनएसआईएल का ये पहला मिशन नहीं था, पहले भी एनएसआईएल इस प्रकार के मिशन में इन्वॉल्व है। तो एनएसआईएल का काम क्या है और एनएसआईएल आगे आने वाले समय में कैसे इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में बात की गई। यहाँ पे इन स्पेस की भी बात की गई है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस की बात मैंने अपनी उस वीडियो में भी करी है, तो मेरी वाली वीडियो भी देख लीजिए जाके। एनएसआईएल मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए यूट्यूब में, वीडियो आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट है टैक्टिकल रिट्रीट। देखिए, वी के शशिकला पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम में जनरल सेक्रेटरी रह चुकी थी। वी के शशिकला को एक समय पे समझा जाता था कि जयललिता के बहुत फेवर में है, जयललिता के बहुत करीब है, लेकिन एक समय पे ये भी बोला जाने लगा लोगों ने कि जयललिता के ऊपर कंट्रोल है वी के शशिकला का। बाद में जयललिता ने 2011 में वी के शशिकला को पार्टी से निकाल दिया। बाद में वी के शशिकला ने जयललिता से माफी मांगी, तो जयललिता ने 2012 में फिर से उनको पार्टी में ले लिया। अभी के लिए वी के शशिकला और उनकी फैमिली ने एक नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम था अम्मा मक्कल मुनेत्र कजागम। अब प्रॉब्लम यह है कि वी के शशिकला की अगर बात की जाए, तो पहले तो वी के शशिकला ने बोला कि हम एआईएडीएमके का सपोर्ट करेंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स में वी के शशिकला इन्वॉल्व होंगी। अब वी के शशिकला बोल रही है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगी। वी के शशिकला के ऊपर एक जबरदस्त इल्जाम लगा था, लगभग 67 करोड़ रुपीस आप कह सकते हो कि इन्होंने इलिसिट वेल्थ ऑक्युपाई की थी 1990s में, ठीक है भाई, जिसका 2019 में कीमत हो गई 292 करोड़। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शशिकला और इनके को अक्यूज्ड इलावर्सी, जो कि इनकी सिस्टर इन लॉ, इनको जेल की सजा सुना दी 4 साल की। 27 जनवरी 2021 को ये जेल काट के बाहर निकली हैं, और 27 जनवरी 2021 को जब ये जेल टाल के बाहर निकली हैं तो इन्होंने बोला कि भाई मैं इलेक्शंस में लड़ूंगी, एआईएडीएमके का सपोर्ट करूंगी। अब ये बोल रही है मैं नहीं लड़ूंगी। तो ये पहले बोल रहा है कि लड़ूंगी, फिर बाद में बोल रहे हैं नहीं लड़ूंगी। ये अलग अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं वी के शशिकला की तरफ से, इनको भी यहाँ पे समझने को कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे। एएमएम के पार्टी का ओपनली एआईएडीएमके को सपोर्ट करना या फिर सपोर्ट ना करना किस प्रकार से एआईएडीएमके को फायदा पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, बीजेपी क्या चाहती है, इन सारे पॉइंट्स पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे। वी के शशिकला वाले आर्टिकल पे एक्चुअली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जितनी डोमिनेंट है ना, जितनी आप कह सकते हो कि हैपनिंग है ना, शायद ही कोई और पॉलिटिक्स इतनी हैपनिंग होती होगी, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, यूपी में इलेक्शंस होते हैं इतनी बातें नहीं होती जितनी तमिलनाडु में इलेक्शंस होते हैं तब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी 6 से 12 की पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर कर चुका हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत सारी और वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपकी जर्नी डॉट को आप दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ और लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब इस आर्टिकल की शुरुआत बड़े सेंसेशनल तरीके से की गई है, और मैं आपको बता दूं कि जो चाइना का साइबर अटैक हुआ इंडिया पे रिसेंटली, इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो यूएसए के एक ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डेड फ्यूचर के थ्रू आई थी। यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या बोलती है, बीजिंग ने क्या बोला, इंडिया में क्या ऐसे कुछ हैकिंग ग्रुप्स हैं जो कि चाइना के साइबर अटैक के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग का कंसेप्ट क्या है, और इंडिया अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, इसको ऑलरेडी मैं चाइनीज साइबर अटैक वाले आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप इस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। यहां पे भी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। संडे 28 फरवरी 2021 एक रिपोर्ट छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और देखिए रिपोर्ट क्या लिख रही है। चाइना अपीयर्स टू वार्न इंडिया, पुश टू हार्ड एंड लाइट्स कुड गो आउट। इंडिया कहां पुश हार्ड कर रहा था चाइना को, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने इंडिया इस बार नीचे नहीं झुका चाइना के सामने। चाइना के सामने बंदूक तान के हमारे सोल्जर्स खड़े थे, बोला आगे आओ मार देंगे तुमको। तो चाइना को लगा कि भाई इस हिसाब का रिस्पॉन्स पहली बार तो चाइना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाइना को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इंडिया इतना वॉयलेंट और एग्रेसिव हो जाएगा। अगर हम उनकी टेरिटरी में घुसेंगे, उनको लग रहा है 1962 है, आएंगे जमीन हड़पेंगे चले जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया यहाँ पे इस बार। ठीक है, तो अब चाइना कन्वेंशनली तो इंडिया को पीछे नहीं ढकेल पा रहा था, तो चाइना ने बोला कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी लाइट बंद कर देंगे। यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स एक साइबर सिक्योरिटी फर्म, जो कि रिकॉर्डेड फ्यूचर है, ऊपर मैंने आपको दिखाया, इसने बोला कि 13 अक्टूबर 2020 को जो पावर आउटेज हुई थी मुंबई में, दैट वाज रिस्पांसिबल, क्योंकि चाइना के कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने इस पावर आउटेज को कॉज किया था। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट बताती है कि जो ग्रिड फेलियर हुआ था महाराष्ट्र में, उसकी वजह एक पोटेंशियल साइबर सैबोटेज हो सकता है। लेकिन जब होम मतलब यूनियन पावर मिनिस्ट्री से पूछा गया, केंद्र सरकार से पूछा गया, तो केंद्र सरकार ने बोला कि अरे नहीं नहीं भाई, ये तो ह्यूमन एरर की वजह से हो गया है, ऐसा कुछ नहीं कि चाइना ने अटैक किया है। देखिए, यूनियन प्राइम पावर मिनिस्ट्री में शुरुआत में बोला कि भाई कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं हुआ, ह्यूमन एरर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि हाँ भाई, चाइना की तरफ से ये अटैक आया था। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि असेंबली में एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, और कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के ऊपर डिस्कशन होगा। अब इंडिया में खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ और उस साइबर अटैक को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर साइबर अटैक के ऊपर बात होती है, तो पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया में कोई साइबर अटैक हुआ और उसके ऊपर ओपनली बात कर रहा है हमारा लेजिस्लेचर, भले स्टेट का लेजिस्लेचर बात कर रहा हो। और मैं आपको बता दूं कि भले केंद्र सरकार ने इस चीज को लाइव नहीं किया, दुनिया इंडिया को बताया नहीं है, बट केंद्र सरकार में इस चीज के ऊपर बहुत इंटेंस डिस्कशन हुआ होगा। यूनियन गवर्नमेंट कभी भी इस प्रकार की चीजों को इग्नोर नहीं करती है। अब देखते हैं कि क्या पहला ये अटैक है इंडिया के ऊपर साइबर का? नहीं भाई, इंडिया को पहले चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स बहुत बार अटैक कर चुके हैं। 2009 में एक सस्पेक्टेड साइबर एस्पियोनेज नेटवर्क है जिसका नाम है घोस्ट नेट। ऐसा बोला गया कि घोस्ट नेट ने भी इंडिया में बहुत सी मल्टीपल एंटिटीज पे टारगेट किया, जिसमें एक थी गवर्नमेंट, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज पे भी टारगेट हुआ 2009 में चाइनीज स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स के द्वारा। उसके बाद जब इन हैकिंग अटेम्प्ट्स में और इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये पता चला कि शैडो नेटवर्क नाम का ये जो अटैक था, ये एक वास्ट साइबर एस्पियोनेज ऑपरेशंस था, जिसने बहुत सी इंडियन एंटिटीज को टारगेट किया था, जिसमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स भी आते हैं, न्यूज पब्लिकेशंस भी आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी आते हैं। ठीक है भाई, और कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी उनके हाथ में लग गए थे, अटैकर्स के हाथ में, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है भाई, उस समय पे 2009 में जब ये अटैक हुआ था, उस समय पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ, और उस समय पे जो मिनिस्टर थे सचिन पायलट साहब, उन्होंने बोला कि भाई इस चीज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद से आप देखो तो इंडिया में ऐसे बहुत से अटैक्स हुए, जैसे स्टक्सनट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ईरान की न्यूक्लियर
रिएक्टर्स को हैक कर लिया था। इस टक्सनट ने भी इंडिया में हैकिंग करने की कोशिश की, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर सकफ्लाई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज को भी इंडिया में टारगेट करने की कोशिश की है। जैसे कि एक प्राइवेट फर्म जो कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, उसको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थ्रू साइबर अटैक। फिर डिट्रैक को भी टारगेट करने की कोशिश की, डिट्रैक ने भी इंडियन बैंक्स को टारगेट किया। और 2019 में कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी साइबर अटैक की कोशिश की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जो 2021 का अटैक हुआ है हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये पहला अटैक है। पहले ऐसे बहुत से अटैकों की कोशिश हो चुकी है, हालांकि उन अटैक्स में अटैकर्स को ज़्यादा फायदा नहीं मिला, ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, ये बोलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो भी अटैक हुए हैं उनकी रिपोर्ट को कभी भी ना तो पार्लियामेंट में और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर में ना ही पब्लिक में टेबल किया गया। तो शैडो नेटवर्क का जो अटैक था उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी रिपोर्ट कभी पार्लियामेंट में नहीं पेश की गई। उसके बाद जो भी अटैक्स हुए उनकी रिपोर्ट्स कभी पार्लियामेंट में नहीं पेश की गई हैं, पब्लिक में उन पर डिस्कशन नहीं हुआ है। तो पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई पावर आउटेज की जो रिपोर्ट है, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, इसको पार्लियामेंट में तो नहीं बट स्टेट लेजिस्लेचर में तो डिस्कस किया ही जा रहा है। और बैक एंड में पार्लियामेंट में तो नहीं बट केंद्र सरकार में जरूर डिस्कस किया गया होगा। हालांकि इस प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी देश के लोगों के सामने पब्लिक नहीं की जाती है, क्योंकि अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर आप देश के लोगों के सामने पब्लिक कर दोगे तो जो देश की सरकार है वो यहाँ पे कमजोर नजर आएगी। लोगों को लगेगा कि देश की सरकार हमारे एसेट्स को बचा नहीं पा रही है। तो सरकारी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी जो स्टैंडिंग है वो खराब हो जाती है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि पब्लिक के सामने इंफॉर्मेशन लाना जरूरी है। क्यों लाना जरूरी है? उसका रीजन ये है कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जब पब्लिक के सामने आएगी तो पब्लिक का प्रेशर आएगा सरकार के ऊपर, और एक्चुअली में पब्लिक को यह पता चलेगा कि हमें रियल में नुकसान कितना हुआ। अगर साइबर अटैक हुआ है और साइबर अटैक के चलते कुछ फॉरेन इलीगल हैकिंग ग्रुप्स हमारे देश के कुछ एसेट्स के लिए भले ही टेम्परेरी उन पर कब्जा करके बैठे थे, तो उससे हमको पोटेंशियली मॉनेटरली कितना नुकसान हुआ है और हमारी कैपेबिलिटीज में क्या कमी है कि वो उस अटैक में कामयाब हो गए, इन सब चीज़ों को एसेस करना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को एसेस करने के लिए एक पब्लिक ओपिनियन बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकारों की ज़मीन तब खिसकती है जब पब्लिक ओपिनियन बनता है। और जब तक आप इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाओगे तब तक पब्लिक ओपिनियन तो बनने से रहा। ठीक है भाई। और ये जितने भी अटैक पहले हुए हैं इनमें से बहुत सारे अटैक्स तो चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने करे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, चाइना के अंदर बेस्ड हैकिंग ग्रुप्स अटैक करते हैं और चाइना की ही साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज इन अटैक को डिसमेंटल करने में मदद करती हैं। तो जितना भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर अटैक से लड़ने के लिए, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज हैं, इनकी टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज से आती है। अब आप बोलोगे कि चाइना एक तरफ से अटैक करवा रहा है, दूसरी तरफ से उन्हीं के यहाँ काम करने वाली प्राइवेट एजेंसीज अटैक को रोकने में मदद कर रही हैं। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो अटैक्स होते हैं ना साइबर अटैक, इनको कभी भी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर सकता है चाइना। चाइना भाई चुपचाप बैकग्राउंड में रहेगा। कभी क्या लगता है आपको चाइना की सरकार बोलेगी कि हमने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक साइबर अटैक करा दिया? कभी नहीं बोलेगी। अभी भी रिसेंटली चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने कोई अटैक नहीं कराया, अगर आपके पास एविडेंस हो तो दो। समझ गया बात को? तो इस तरीके की चीजें छुपा के होती हैं, चोरी चोरी होती हैं, और चोरी चोरी करके वो नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप पीछे से छुरा भोंक के एक जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हो तो सामने से लड़ने की क्या जरूरत है? वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? And it must also be remembered that document released by WikiLeaks showed that groups such as Central Intelligence Agency's Umbridge project have advanced capabilities of misdirecting attribution to another nation states। एक और बात यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है यूएस जैसी, और यूएस का जो CIA उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका एक अम्ब्रेज प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेज प्रोजेक्ट के अंदर यूएस के पास ये काबिलियत है कि अगर वो साइबर अटैक करते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, मान लीजिए ईरान के ऊपर साइबर अटैक करते हैं, तो यूएस के पास एक काबिलियत है कि वो अटैक तो ईरान पे करेंगे लेकिन अटैक को दिखाएंगे कि ये इंडिया से आ रहा है। मतलब एक कंट्री यूएस अटैक कर रही है ईरान के ऊपर साइबर, और ईरान जब इसके इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा तो ईरान को पता चलेगा कि अटैक तो इंडिया से आया है। मतलब यूएसए के पास उस लेवल की कैपेबिलिटीज आ गई हैं कि अटैक ये करेंगे साइबर वाला, लेकिन दिखाएंगे कि आ किसी और कंट्री से रहा है। तो ऐसी कैपेबिलिटीज मोस्ट प्रोबेबली चाइना के पास भी होंगी। इसीलिए साइबर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साइबर अटैक के साथ अगर आपको डील करना है तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल पोस्चर चाहिए और पॉलिटिकल इक्विपमेंट चाहिए।
ये कोई एलओसी की जंग नहीं है जहां पे हमको पता है कि चाइनीज सोल्जर सामने खड़े हैं। यहां पे अटैक कहां से आ रहा है इसको पता कर पाना ही फर्स्ट स्टैंस में बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में एक्चुअली में किया क्या जा रहा है इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। तो पिछले 20 सालों में इंडिया ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं ताकि इंस्टीट्यूशनल मशीनरीज को क्राफ्ट किया जा सके, और बहुत सारी सरकारी एंटिटीज साइबर रेजिलियंस के लिए ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर बहुत से साइबर पोर्टफोलियो हैं। एक है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज वेरी पावरफुल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं इंडिया के प्रधानमंत्री को। इंडिया की साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये एक और बॉडी को हेड करते हैं जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड। नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड एपेक्स बॉडी है फॉर क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग। तो भैया जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप पॉलिसी बना रहे हो इंडिया के अंदर, तो उस पॉलिसी के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के व्यू पॉइंट्स को इम्बाइब करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही मिनिस्ट्री का व्यू पॉइंट लिया और उसको बना दिया, नहीं। तो क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड करेगा। नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड को कौन हेड करेगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फिर भाई नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसको स्टैब्लिश किया गया है एनटीआरओ के अंदर जनवरी 2014 में। क्या काम है इसका? टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा कर रखेगा। 2015 में प्रधानमंत्री साहब ने स्टैब्लिश किया ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या करता है? प्रधानमंत्री जी को एडवाइस करता है ऑन स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट टीम, इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये नोडल एंटिटी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है ना भाई? नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। किसके अंदर काम करती है? मिटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपग्रेड किया है रिसेंटली किसको? डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी को। इससे क्या स्टैब्लिश किया गया? डिफेंस साइबर एजेंसी स्टैब्लिश की गई है। क्या है ये? एक ट्राई सर्विस कमांड है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है और कंट्रोल करती है जॉइंट साइबर ऑपरेशंस। ठीक है भाई? फिर आगे बात की जाए तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसी करती है मल्टीपल सिमिलरली नेम्ड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को, जो कि लॉ एनफोर्समेंट पे फोकस करते हैं साइबर क्राइम, एस्पियोनेज और टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए। ठीक है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है इंडिया की साइबर डिप्लोमेसी पुश को दूसरी कंट्रीज के साथ बायलेटरली और मल्टीलेटरली भी। यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ही साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बात करती है। अगर हमने बात करें तो हमने अपनी कोई स्ट्रेटजी बना रखी? तो बिल्कुल बना रखी है भाई। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, हालांकि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को बहुत ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है कंसोलिडेटेड तरीके से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने के लिए। और यहाँ पे सबसे साफ साफ बात की गई है। देखिए हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्लियर है। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं कर रहेंगे, पर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम फुल ऑन ऑनस्लॉट करेंगे। इस प्रकार का कोई पोस्चर साइबर ऑपरेशंस में नहीं है। क्योंकि हमारी साइबर फील्ड में कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, तो सामने की कंट्रीज को, स्टेट ग्रुप्स और नॉन स्टेट ग्रुप्स को ये इंसेंटिव मिलता है कि वो फुल ऑन ऑनस्लॉट बिना डरे इंडिया के ऊपर अटैक मारते हैं। जबकि यहाँ पे इंडिया की अगर एक प्रॉपर साइबर पॉलिसी होगी, प्रॉपर साइबर स्ट्रैटेजी होगी, तो वो कुछ भी करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि इंडिया अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसका उनको डर होगा। समझ गया बात को? तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। द क्रेमलिन बज़वर्ड नाउ इज रशिया लुकिंग ईस्ट, द ग्रेटर यूरोप कंसेप्ट हैज गॉन विद द एम्फेसिस ऑन रशिया सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब देखिए रशिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिश्ते हैं यहाँ कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे। लास्ट मंथ रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्जेई लेवरोव, इन्होंने डिक्लेयर किया, बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए, बहुत सिंपल कहानी है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई भले ही यूरोपियन यूनियन रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, बट अगर यूरोपियन यूनियन ने अलेक्सेई नावल्नी को लेकर रशिया को एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ टाइज तोड़ने को तैयार हैं, भले ही हमको ट्रेड के फील्ड में नुकसान हो जाए। समझिए बात को, यहाँ पे रशिया और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते ऑलरेडी खराब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट है, बट जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, यूके हो गई,
ये बहुत वोकल हैं अगेंस्ट रशिया। तो रशिया ये बोल रहा है कि आपके साथ रिश्ते जरूरी हैं हमारे लिए, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बोलोगे अलेक्सेई नावल्नी को लेके तो हम आपके साथ रिश्ते तोड़ देंगे, ये सोचना मत कि हम आपके साथ रिश्ते रखेंगे। उसके बाद रशिया का ये भी बोलना है कि जो सैंक्शंस लगा रहे हो ना हमारे ऊपर अलेक्सेई नावल्नी को लेके, एक लिमिट से ज्यादा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाओगे तो भी हम रिश्ते तोड़ देंगे। अब यूरोपियन यूनियन और रशिया के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, इनको अगर आप हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखो तो हिस्ट्री कंटेक्स्ट में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पे यूरोपियन यूनियन ने रशिया को बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेजेस तरीके से ट्रीट किया है। रशिया को कभी इक्वलिटी भाई भाई वाला, आप कह सकते हो कि स्टेटस नहीं दिया यूरोपियन यूनियन ने। देखते हैं कैसे। 18वीं शताब्दी में एक स्वीडिश सोल्जर जिसका नाम था फिलिप जोहान वॉन स्ट्रैहेलनबर्ग, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, उसने बोला कि जो यूराल माउंटेन्स है ये रशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री है, रशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री है। ठीक है भाई। जार पीटर का जो वेस्टर्नाइजेशन प्रोग्राम था वो भी यूराल माउंटेन्स को यूरोप की और रशिया की बाउंड्री मानता था। 1962 में फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने क्या कहा कि भाई अ यूरोप फ्रॉम अटलांटिक टू यूराल्स, मतलब अटलांटिक टू यूराल्स यानी यूराल्स की जो ईस्ट में जगह है वो रशिया है। कहीं ना कहीं फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी बात मान ली। बोरिस येल्टसिन ने 1991 से 1999 में यहां पे सोवियत यूनियन टूट चुका है और रशिया बन चुका है। तो बोरिस येल्टसिन ने 1991 से 1999 में रशिया को रीफैशन करने की कोशिश की और यूरोपियन मॉडल पे उसको बेस करने की कोशिश की। लेकिन यूरोपियन मॉडल पे बेस कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मॉस्को अब लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता था। कहीं ना कहीं मॉस्को के अंदर जो लिबरल्स थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। होता यह है कि बोरिस येल्टसिन क्या चाह रहे हैं कि रशिया में, बोरिस येल्टसिन का राज था 1991 से 1999। सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हो चुके हैं, रशिया टूट के छोटा हो चुका है। हालांकि छोटा होने के बाद भी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, 10% लैंड एरिया दुनिया का रशिया के पास है। तो अब रशिया में जिस प्रकार की पॉलिटी है उसको यूरोप के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं बोरिस येल्टसिन, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर, या फिर मॉस्को जो रशिया की राजधानी है उसको आप रशिया से ही डिनोट करो यहाँ पे बेसिकली, इसके अंदर जो बड़े बड़े लिबरल्स हैं उन लिबरल्स का ये बोलना है कि यूरोप कभी भी हमें इक्वल तरीके से नहीं देखेगा, यूरोप हमेशा हमारी तरफ सोवरेनिटी इनइक्वलिटी को लेके आएगा। यूरोपियन यूनियन हमेशा से रशिया को लेक्चर देता था लिबरल नॉर्म्स पे, रशिया के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता था। रशियन इन्फ्लुएंस और या फिर सोवियत का जो इन्फ्लुएंस था सोवियत के बाहर, रशिया की बाउंड्रीज के बाहर, उसको क्रिटिसाइज करता था। यूरोपियन यूनियन और रशिया के रिश्ते देखोगे तो बहुत सी जगहों पे ये देखने को मिला कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के अगेंस्ट बहुत इनइक्विटेबल तरीके से काम किया। जैसे कि रशिया को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस में रशिया को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इससे पता क्या चला? इससे पता चला कि यूरोप की कंट्रीज रशिया को पैरिटी पे रखने के लिए तैयार नहीं है, रशिया को सोवरेन इक्वलिटी देने के लिए तैयार नहीं है, और बार बार रशिया को उल्टे सीधे लेक्चर्स देती कि अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाओ, लोगों को मत बचाओ, मत दबाओ, इस टाइप की चीजें बहुत हो रही थी। तो रशिया के अंदर जो लिबरल्स थे उनको लगा कि यार ये तो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और फैक्टर है यहाँ पे, 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया बन गया, उस समय पे जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी वो क्या सोच रही थी कि भैया एकदम से यूनिलैटरली हम लोग डेमोक्रेसी ले आएंगे रशिया में। मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो सोशल सिस्टम है ना वो बहुत सालों से यूरोप से अलग तरीके से चल रहा है। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे वो फैल रहे थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडियल्स फैल रहे थे, रशिया में नहीं फैल रहे थे। रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स ही अलग थे। रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म आया रशिया में, तो सोशल सिस्टम रशिया का यूरोप से बहुत अलग था। तो 1990 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा और उसके बाद रशिया का विघटन हो जाएगा सोवियत का, उसके बाद अगर यूरोप की कंट्रीज ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि रशिया एकदम से अपने आप को डेमोक्रेसी में बदल लेगा, तो नहीं बदलेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर यह बात इंपोज करने की कोशिश की कि तुम डेमोक्रेसी में बदलो। रशिया ने बोला हम नहीं बदलेंगे, रशिया के लिबरल्स और चालू थे, हम नहीं बदलेंगे। और इतने लंबे समय से रशिया में एक यूनिक प्रकार का सोशल सिस्टम चल रहा है। इस यूनिक सोशल सिस्टम में एकदम से यूरोप और यूएस की बात मान के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रशिया बदल लेगा, ये चीज होने वाली नहीं थी। इसके चलते यूरोपियन यूनियन और जो वेस्टर्न ब्लॉक है और रशिया के बीच के जो
रिश्ते थे वो खराब होते चले गए। 2014 की जब यूक्रेन की अपराइजिंग हुई, उसके बाद तो वेस्ट का जो प्रेशर था रशिया के ऊपर और बढ़ गया, रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगने लगे, कार्ड्स एक्ट लगा दिया यूएसए ने, नाना प्रकार के एक्ट लग गए आपकी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में। फिर ईयू ने जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वहां पे भी अपनी आर्मी को तैनात करना शुरू किया, रशिया के ऊपर अलग अलग प्रकार से प्रेशर बनाना शुरू किया। लेकिन देखिए, रशिया कोई कमजोर कंट्री नहीं जिसके ऊपर आप प्रेशर बना लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन ने रशिया को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो एक्चुअली में दबा नहीं पाए। दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि रशिया दबने वाला नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि यूरोप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, गैस रिक्वायरमेंट के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। तो भले ही यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाल रहा है रशिया के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज रशियन गैस को इंपोर्ट कर रही हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो कुल मिला के हालात यहाँ पे बहुत खराब है। रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर हमारे ऊपर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर डालोगे अलेक्सी नावल्नी को लेके, तो हम खुद तुम्हारे साथ ट्रेड टाइज तोड़ देंगे। हालांकि ट्रेड टाइज रशिया तोड़ दे बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया की बहुत सी गैस खरीदते हैं यूरोपियन स्टेट्स। अगर गैस बेचना बंद कर देगा तो रशिया गैस बेचेगा कहाँ? चाइना के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। प्लस रशिया के जो लिबरल्स हैं उनकी एक और प्रॉब्लम है। रशिया के लिबरल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से, नेपोलियन के आइडियाज से, और जो जार के अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। जार वाला जो रेवोल्यूशन था 1920 का, या फिर जो इस प्रकार के रेवोल्यूशन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरीके के पॉलिटिकल मूवमेंट से रशिया के लीडर्स अभी के लिए बहुत ज्यादा डरते हैं। इसलिए रशिया के लीडर्स कभी भी उस कंडीशन तक सिचुएशन को नहीं पहुंचने देना चाहेंगे जब इस प्रकार का कोई रेवोल्यूशन उनके यहाँ पे शुरू हो जाए। समझ गए? बाइडेन और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज बात करती हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से यहां पे आने वाली है नहीं। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। और रशिया की अप्रोच में एक और फर्क आ रहा है। पहले तो रशिया ये कोशिश करता था कि वो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, पूरे यूरोप के साथ अपने आप को इंगेज करे। अब रशिया को पता चल गया है कि यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज, पोलैंड जैसी कंट्रीज पूरी तरीके से रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो यूरोप की तरफ ना बढ़ के अब रशिया यूरेशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूरेशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश मतलब यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनके साथ रशिया अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जो एशियन कंट्रीज है जैसे कि ईरान, इंडिया, उसके साथ रशिया अच्छे रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया अब यूरोप के साथ उस लेवल पे एसोसिएशन को ना ले जाके, उनको पता है वो लेके नहीं जा पाएंगे, वो यूरेशिया के साथ रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की ये जो रशिया को प्रेशराइज करने के काम करने वाली टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक यहां पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। रशिया बकल डाउन करने वाला है नहीं। तो यहां पे एंड में ऑथर यही बोल रहे हैं कि भाई एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी यहां पे पकड़नी पड़ेगी। यहां पे आप रशिया को दबा नहीं पाओगे। और ये जो आर्टिकल लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने लिखा है। ये लिखा है कृष्णन श्रीनिवासन जी ने, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के। तो इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं न्यू स्पेस, इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो का रेफरेंस दे चुका हूं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी, साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। हालांकि डिफरेंसेस उतने क्लियर नहीं है, बट मैंने समझाने की कोशिश की है। स्पेस किड्स इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को किस प्रकार से और इंक्लूड करके इंडिया के स्पेस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रही सरकार की जो नई स्ट्रेटजी है, ये क्या है। अब भर भर के यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तारीफ की गई है। ब्राजील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से। इस आइलैंड की जो पर्टिकुलर लोकेशन है आंध्र प्रदेश के पास, पुलिकट लेक बीच में आती है आंध्र प्रदेश मेन लैंड, और इस आइलैंड श्रीहरिकोटा के, उसको भी मैं दिखा चुका हूँ अपनी इस वीडियो में, जिसका रेफरेंस मैंने अभी आपको दिया। तो सैटेलाइट भेजा गया है, 637 किलोग्राम का सैटेलाइट है। पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन था ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। अभी ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कॉमर्शियल मिशन भेजा ही नहीं है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इससे पहले भी सैटेलाइट्स गए हैं, जैसे कि राइसेट 2 BRI, EOS 01, लेकिन इनमें जो प्राइमरी सैटेलाइट्स थे वो इंडियन सैटेलाइट्स थे, और छोटे मोटे सैटेलाइट्स थे बाहर की कंट्रीज के। तो इन मिशंस में भी पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन ये वाला जो मिशन था आपका ब्राजील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो भेजा गया, इसमें जो प्राइमरी सैटेलाइट था वो ब्राजील का था। अब यहां पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एंट्रिक्स लिमिटेड में क्या फर्क है, इस बात पे क्लैरिटी नहीं है। चूंकि अगर आप इसरो की वेबसाइट पे और NSIL की वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो एंट्रिक्स और NSIL में एक फर्क नजर आ रहा है कि एंट्रिक्स फॉरेन कस्टमर्स को लेके आएगा और NSIL डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करेगा। लेकिन यहां तो ब्राजील का फॉरेन सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो एंट्रिक्स को भेजना चाहिए था।
तो एंट्रिक्स और एनएसआईएल के जो एग्जैक्ट काम है उनके बीच में डिफरेंसेस अभी भी पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप बस सिंपल ये समझ लीजिए कि सरकार और इसरो के जो हेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो काम जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एनएसआईएल को बनाने की जो सबसे पोटेंट वजह है वो ये है कि हमें अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को खासकर स्पेस सेक्टर में इंप्रूव करना है। अगर आप अमेजोनिया मिशन की बात करो तो भाई अमेजोनिया के अलावा 18 और सैटेलाइट्स को भेजा गया है। इंडिया ने अब तक 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। 342 फॉरेन सैटेलाइट्स ऑफ 34 कंट्रीज को लॉन्च कर दिया अपने पीएसएलवी लॉन्च प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत सारे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने भेजे हैं। ठीक है, यहां पे एक और सेंटर की बात हो रही जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है। इस रेगुलेटरी एजेंसी का क्या काम होगा? इस रेगुलेटरी एजेंसी का काम होगा कि स्पेस के फील्ड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जा रहे हैं एंट्रिक्स को, एनएसआईएल को, उनको ओवरसी करना। फिर आगे आने वाले समय में ऐसा बोला कि सरकार एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल भी बनाएगी जो कि प्राइवेट स्पेस एंटिटीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको एडजुडिकेट करेगी। कुल मिला के बात यह है, सरकार का सीधा सीधा प्लान है कि आगे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है सैटेलाइट लॉन्च और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंडिया में। और जब प्राइवेट सेक्टर इतना मेजर रोल प्ले करने वाला है तो बहुत सारी कंपनीज बहुत अलग अलग प्रकार की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करेंगी। और जब बहुत अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो यहाँ पे एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर रेगुलेटरी एजेंसी भी होनी चाहिए। तो इन स्पेस एक रेगुलेटरी एजेंसी है और एक एडजुडिकेटिंग बॉडी बनाने की भी बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसरो की हर कॉमर्शियल डीलिंग बहुत अच्छी नहीं गई है। देवस मल्टीमीडिया वाला जो इशू था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1.2 बिलियन डॉलर्स देने को बोला है इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने और यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल कोर्ट ने। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशंस की सारी डीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है, ये बात सही नहीं है। तो एक इंडिया में ऐसा मैकेनिज्म चालू किया जाए जहां पे स्पेस के सेक्टर में, अब इंडिया का स्पेस सेक्टर आगे आने वाले समय में अच्छा ही होने वाला है। और जब वो अच्छा होने वाला है ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कुछ इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, कुछ फॉरेन के प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। जब ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो लिटिगेशन होगा ही होगा। तो रेगुलेशन की जरूरत है। तो रेगुलेशन के लिए स्पेस में बनाया जा रहा है इन स्पेस, और एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल भी बनाया जाएगा जो कि इंडिया के अंदर जो भी स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज के बीच में बहस होगी या इसरो इन्वॉल्व होगा वहां पे वो ट्राइब्यूनल एडजुडिकेट करेगा चीजों को, ताकि देवास इंट्रेक्स वाला जो इम्ब्रोग्लियो हुआ है जहां पे इंडिया को 1.2 बिलियन डॉलर देने को बोला गया है, ये सब ना हो। यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि स्पेस में इस प्रकार की चीजों को डेवलप करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब इंटरनेट का बूम आया, इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया इंडिया में, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई जो कि कभी इंडिया में सोचा भी नहीं गया था कि खड़ी हो सकती हैं। उसी प्रकार से जैसे इंटरनेट अनफोर्सीन पॉसिबिलिटीज को, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज को हमारे सामने लेके आया, उसी प्रकार से स्पेस भी एक ऐसा फील्ड है जो कि अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज को हमारे सामने लेके आएगा। अभी तो हम सिर्फ सतह पे हैं, स्पेस के फील्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं इसका रियल पोटेंशियल तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च और डेवलपमेंट का मैंडेट दिया गया, इसका एम्बिट बहुत ब्रॉड रखा गया। इसको ये ताकत दी गई कि ये कोलैबोरेट कर सकता है स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ इंडिया में भी और फॉरेन में भी। कॉमर्शियल लॉन्चेस को एंट्रिक्स करेगा, लेकिन R&D को इंडिया में और फॉरेन में डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एनएसआईएल को। ठीक है भाई। फिर एनएसआईएल इसरो की टेक्नोलॉजी को मार्केट भी करेगा। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, हालांकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाना एंट्रिक्स का भी मैंडेट है, लेकिन एनएसआईएल यहाँ पे स्टार्टअप मोड से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाने की कोशिश करेगा। यानी इंडिया के डोमेस्टिक इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टार्टअप स्पेस के फील्ड में उठ के सामने आए, ये कोशिश रहेगी एनएसआईएल की। ठीक है भाई। और एनएसआईएल ये नए स्टार्टअप्स को कोशिश भी करेगा कि वो रूरल इंडिया की मदद करें, रूरल इंडिया में बहुत सारे पोटेंशियल स्पेस के यूजर्स को लेके जाएं, नए रिक्रूट्स को काम करने को मिले स्पेस एप्लीकेशंस में, साइंसेज में। हमारा जो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो कैरियर बनाना चाहते हैं स्पेस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एविएशन में, वो इंडिया में रह के काम करें, ना कि नासा चले जाएं काम करने के लिए। तो कुल मिला के एनएसआईएल एक एम्बेसडर बनेगा स्पेस के एरेना में, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो जो मैंने आपको वीडियो का लिंक बनाया, एनएसआईएल बताया, जो रेफरेंस बताया, उस वीडियो को देख लीजिए जाके, आपको काफ़ी सारी और चीज़ें भी पता चल जाएंगी। आज का लास्ट आर्टिकल, टैक्टिकल रिट्रीट,
शशिकला विड्रॉवल फ्रॉम पॉलिटिक्स माइट हेल्प नैरो द गैप इन तमिलनाडु इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। अगर आप बात करो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया जबरदस्त है। पहले तो रजनीकांत बिल्कुल हाथ हिलाते आए, उन्होंने बोला कि आई विल बी इन द इलेक्शंस और मैं इलेक्शंस लड़ूंगा। भाई एकदम से आग लग गई, रजनीकांत खड़े हो रहे हैं, रजनीकांत खड़े हो रहे हैं। बाद में रजनीकांत को समझ में आया कि ये मूवी नहीं है, ये इलेक्शंस हैं, यहाँ पे हारोगे तो बेइज्जती होगी अलग। तो रजनीकांत ने पहले तो बोला कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बाद में रजनीकांत ने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये तो रजनीकांत वाला इशू था। रजनीकांत एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन यहां पे नाम आ रहा है वीके शशिकला जी का। और वीके शशिकला जी एक सीजन पॉलिटिशियन है। एक समय पे जयललिता जी के बहुत करीब थी। एक समय पे तो ये भी बोला जाता था कि जयललिता सब कुछ वीके शशिकला एंड फैमिली के हिसाब से करती हैं। तो उसके चलते जयललिता के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने उनको निकाल दिया 2011 में। बाद में 2012 में इनको रीइंस्टेट कर लिया। 2017 से सजा काट रही हैं करप्शन के केस में। ठीक है, उस समय पे ऐसा उठा था कि शायद केंद्र सरकार की राज्य की सरकार के साथ बन नहीं रही थी, तो केंद्र की सरकार ने करप्शन के केस ठुकवा दिए सीबीआई से। खैर वो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। शशिकला के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा। शशिकला 2017 से लेकर 4 साल तक जो सजा काटी उन्होंने, जनवरी 2021 में इनको छोड़ दिया गया। जब इनको छोड़ा गया तो उन्होंने बोला कि भाई तमिलनाडु के इलेक्शंस में मैं पार्टिसिपेट करूंगी और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी। पहले तो शशिकला ने ये बोला, बाद में शशिकला ने बोल दिया कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ओके, तो अब पहले वीके शशिकला का ये बोल देना कि मैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम की तरफ से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करूंगी, बाद में ये बोल देना मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थिंग है। असल में क्या है कि 4 साल का जेल की सजा काट के आ रही है वीके शशिकला। तो चूंकि ये जेल में थी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई इनके जेल में रहने वाले चार्जेस और करप्शन के चार्जेस के चलते एआईएडीएमके की स्टैंडिंग खराब हो जाए। लेकिन एआईएडीएमके को फुल्ली सपोर्ट करनी शशिकला। यहाँ पे शशिकला ने खुल के बोला कि जो लोग जयललिता के ट्रू फॉलोवर्स हैं वो यूनाइटेड रहें, वाइजली एक्ट करें और द्रविड़ मुनेत्र कजगम को जीतने ना दें। द्रविड़ मुनेत्र कजगम दोबारा पावर में नहीं आनी चाहिए। यानी ओपनली यहाँ पे शशिकला डीएमके के अगेंस्ट बात कर रही है और ये जो पॉइंट है ये फेवर में जाएगा एआईएडीएमके के। मैं आपको ये बता दूं कि शशिकला की अपनी खुद की भी एक पॉलिटिकल पार्टी, इनके नेफ्यू टीटीवी दिनकरन ने एक और पॉलिटिकल पार्टी बना रखी जिसका नाम है अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम। और ये जो अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम है, कहीं ना कहीं पहले तो ये एआईएडीएमके को कंपीट कर रहा था, अब ये शायद एआईएडीएमके के साथ ही रहने वाला है। तो अगर अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम का सपोर्ट मिल जाता है एआईएडीएमके को, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एआईएडीएमके डीएमके को आने वाले इलेक्शंस में कुछ टक्कर दे पाए। अन्ना मक्कल मुनेत्र कजगम की अगर आप बात करोगे तो इसका ठीक ठाक सपोर्ट बेस है सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में। तो अब एआईएडीएमके और डीएमके ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और देखिए, पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का जमाना चला गया। ये वो जमाना नहीं है जो एमजी रामचंद्रन जयललिता होते थे और इनके नाम पे वोट मिल जाया करते थे। नहीं, जब तक जयललिता थी तब तक पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स थी। जब तक एम करुणानिधि थे तब तक पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। अब एम करुणानिधि डीएमके के नहीं है, उनके बेटे हैं स्टालिन। अब जयललिता नहीं, अब एदापद्दी के पलनीस्वामी है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्शंस पे वोट मिलेंगे वो आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेंगे, न कि पॉलिटिक्स के बेसिस पे। आपने जो परफॉर्मेंस दी है पहले के काम में और आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इनके बेसिस पे अब तमिलनाडु के लोग वोट डालने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर एडाप्पडी डी पलनीस्वामी ने पिछले 4 साल में क्या काम किया, एक तो इस बात को देखा जाएगा। पर्सनालिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे काम देने वाली नहीं है। लोकल फैक्टर्स देखिए काम करेंगे। एएमएमके जैसे और भी बहुत से ग्रुप्स हैं तमिलनाडु में। ये ग्रुप्स एआईएडीएमके को सपोर्ट करते हैं या डीएमके को सपोर्ट करते हैं। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉलिशन यहाँ पे स्ट्रांग होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन जीतते जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आप बात करो तो जयललिता जी के समय पे तो लगातार 2 बार आप इलेक्शन जीत गए। तो भाई 2016 वाला इलेक्शन जीत गए, 2021, 2011 वाला जीत गए, 2016। लेकिन अब एआईएडीएमके का जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का जो करंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है तमिलनाडु में, उसको आप एसेस करो तो साफ साफ पता चल रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र कजगम ही जीतने वाला है। ओके, शशिकला के आने से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम को यहाँ पे एक पुश तो मिला था, लेकिन वो पुश कितना पोटेंट था इसके बारे में बात नहीं करी जा सकती। तो देखते हैं क्या होता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।